नमस्कार सभी बच्चों को। आज फिर स्वागत है आपका एक नए चैप्टर से, एक नए टॉपिक से जो हमारे 10th में और 12th में दोनों में ये रहता है, जो बेसिक है हमारे कृषि विज्ञान एवं गणित कृषि के बच्चों के लिए और हमारे 10वीं के बच्चों के लिए। जो टॉपिक है आज का कार्बनिक रसायन। तो बेटा ये कार्बनिक रसायन जो है ये 9th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका बेसिक स्टडी किया हुआ है, और चूँकि कृषि वाले बच्चे साइंस साइड के नहीं होते हैं तो उनके उसमें भी ये इंक्लूड किया हुआ है, वही चीज़ें हैं रिपीट होके आएंगी। तो आइए चलते हैं, हम आज देखते हैं कि कार्बनिक रसायन जो है वो क्या होता है, और उसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन। तो इसमें पहला आता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ये कैसे आया? कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। वैज्ञानिकों ने ये बताया पहले कि जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित जितनी चीज़ें थीं, जैसे कि मदिरा, शर्करा, वसा, ये सारी चीज़ों में जनरली रहता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उनसे प्राप्त हुए हमें कार्बनिक यौगिक। और जो कार्बनिक रसायन हम कह रहे हैं, ये कार्बनिक रसायन जो हैं उन कार्बनिक यौगिक की जिस विज्ञान की शाखा में हम उससे अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान की शाखा में हम इन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उस रसायन को हम कह दिए कार्बनिक रसायन। तो आइए बताते हैं कि ये ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण हमने इसको एक अलग केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में आप बोलेंगे दो होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिकों में बेसिकली हम कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को ही पढ़ते हैं। तो क्या रीज़न थे, क्या कारण थे कि इनका एक अलग ही ब्रॉड वे में हमने पढ़ा, या हम ये बोल सकते हैं कि ये इतने ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक यौगिक हैं प्राप्त, जो इनकी स्टडी करने के लिए हमें अलग से एक केमिस्ट्री या एक शाखा को बनाना पड़ा। वो कारण पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है श्रृंखलन, या इसको हम और दूसरा नाम इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन या फिर श्रृंखलन। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है कि कार्बन का जो परमाणु जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो होता है 6, और कार्बन जो है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 और 4। तो 2 और 4 मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल पे 72 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। चूँकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बंध बना सके, ये दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये बंध बना सके। और इसकी ये बंध बनाने की जो क्षमता है वो एक लंबी श्रृंखला में बदल गई। मतलब जैसे कि ये कार्बन है, वो उसने एक और कार्बन से बंध बनाया, फिर एक कार्बन से बंध बनाया, फिर एक कार्बन से, इस प्रकार ये अनंत तक चलते चला जाएगा, और ये जो है एक श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला में बदल जाएगी। इसी श्रृंखला बनाने की जो गुण है इसको हम कहते हैं श्रृंखलन या फिर कैटेनेशन, जो कि चतुसंयोजकता, जो कार्बन का जो चतुस है संयोजकता, मतलब कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी मीन्स 4 वैलेंसी, चतुर्वैलेंसी, ये 4 इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से ये बंध बनाने की क्षमता रखता है और जो ये श्रृंखलन में मदद करता है। दूसरा जो कारण है वो है संघटन। संगठन मतलब ये कि जो एक कार्बन है, ये कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन हैलोजन के साथ, या कार्बन सल्फर के साथ जो है वो बंध बनाता है और एक संघनिक जो है वो एक कॉम्पोजिशन देता है। तीसरा है बंध। कौन सा बंध बनाता है? कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक, या हम इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साझा या शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन जो है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है 9th में कि 2 टाइप के होते हैं, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। आयनिक में जो है वो साझा नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, और सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 के बीच में पेयरिंग जो होती है वो साझा या शेयरिंग होती है, जो कि बंध ये बहुत प्रबल बनते हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत प्रबल होती है। नेक्स्ट कारण जो है इसका विलेयता। विलेयता मतलब ये किस में घुल सकता है अच्छी तरीके से, तो ये अल्कोहल में
ईथर में या बेंजीन में, जो कि ये सारे क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है, विलय हो सकता है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता या तो सुचालक होगा या कुचालक होगा। चूंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, ये स्टेबल नहीं होते, ये स्थायी नहीं रहते जो ये है, और इस कारण से, इसलिए हम ये टॉपिक भी साथ में पढ़ लेते हैं, स्थायित्व, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, टूट जाते हैं, और चूंकि ये टूट जाते हैं तो इसमें जो चालकता है वो बहुत दुर्बल होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आयनिक बंध रहेगा। अगर आयनिक बॉन्डिंग रहेगी तो उसमें सुचालक होते हैं, मतलब अकार्बनिक यौगिक जो हैं वो सुचालक रहेंगे, और ये जो ये हैं ये दुर्बल रहेंगे, इनकी जो चालकता है वो दुर्बल रहेगी। गलनांक या क्वथनांक, चूंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं तो जो है इनका जो गलनांक या क्वथनांक है वो आयनिक बंधों के कंपैरेटिवली कम रहेगा। जो अकार्बनिक यौगिक हैं उनके कंपैरेटिवली इनका जो वैल्यू है वो कम रहेगा मान। अध्ययन में सुगमता, अब क्या हुआ, ये इतने सारे कंपाउंड्स इनके यौगिक बने तो इनको इनकी अध्ययन करने के लिए इनको अलग अलग श्रेणी दी गई, इनकी एक फैमिली बनाई गई जो हम कहते हैं सजातीय और सजातीय श्रेणी, जिसमें कि एक जैसे जो रहते हैं, सजातीय मतलब एक जाति वाले, समजाति वाले, तो उसमें एक जैसे जो जाति के हैं, या हम कह सकते हैं एक जैसे बॉन्डिंग वाले जो हैं, उनकी एक अलग फैमिली बन गई, उनकी एक अलग श्रेणी बन गई, और अलग से बनाने के चक्कर में उनका जो अध्ययन है वो बहुत ईजिली और सुगमता पूर्वक हो सकता है। बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति मतलब ये जो कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहती है, या तो वो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये हम अभी आगे बताएंगे। तो इन कारणों के कारण इस कार्बनिक जो यौगिक है इनका हम अलग से अध्ययन करते हैं विज्ञान की उस शाखा में जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, और इन्हीं के स्टडी को, जहाँ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक की जो स्टडी होती है, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन रहते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ तक हमने एक परिचय दिया आपको, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्यों इनका अलग से स्टडी की गई, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थे कार्बनिक यौगिक के, ये सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, गुण हैं कि कैसे ये अलग शाखा में पढ़े गए और उनके क्या क्या गुण होते हैं। आइए देखें इसका वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण में जैसे आ गया एलिफेटिक, ओपन चेन, या हम साइक्लिक या क्लोज्ड चेन इसको हम बोलते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिफेटिक या ओपन चेन, जो मैंने अभी आपको बताया, श्रृंखला के दौरान जो ये एक सिंगल चेन में बनते चले गए कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आपको बताती हूँ, जैसे कि 4 कार्बन मैंने लिखे हैं, तो अगर मैंने बोला ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो इस केस में क्या होगा, इसकी हम बॉन्डिंग पूरी फिलअप कर दें, ये इस तरीके से इसकी जो टेट्रावैलेंसी है, चतुसंयोजकता है, इसको हम फिलअप करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसका नाम हो गया N ब्यूटेन। ये जो N ब्यूटेन है ये एलिफेटिक या फिर ओपन चेन में आ जाएगा, क्योंकि ये ओपन एक चेन है। दूसरा प्रोडक्ट, जो दूसरा वर्गीकरण में हम देखेंगे, साइक्लिक या फिर क्लोज्ड। तो साइक्लिक और क्लोज्ड में नाम से समझ में आ रहा है कि साइक्लिक और क्लोज्ड में क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक क्लोज्ड फॉर्म में बनेगा। इसमें जो है ये साइक्लिक रहेगा, एक चक्रीय फॉर्म में रहेगा, और ये क्लोज्ड रहेगा, ओपन नहीं रहेगा। तो इसमें जो हम अभी जो इसके एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि इनमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें जैसे कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसके बीच में एक रिंग रहती है, या अगर बेंजीन आ जाएगा दूसरे कैटेगरी में, इसको मैं ऐसा बना सकती हूँ, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन क्योंकि कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 6। इस कैटेगरी के अंदर आता है समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब इसके अंदर आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक इंग्लिश में एरोमा, एरोमा होता है सुगंध या गंध, ऐसे यौगिक जो कि उसमें से एरोमा जो निकलता है या गंध आती है, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब ये जो एरोमेटिक या फिर समचक्रीय है, समचक्रीय का मतलब उसमें
एक जैसे वाले ही यौगिक आपस में जुड़ेंगे। जैसे कार्बन हाइड्रोजन तो दूसरे वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये हो गया समचक्रीय। विषम चक्रीय में क्या होगा? विषम चक्रीय में उसमें दूसरे भी एलिमेंट्स आके ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो कहलाते हैं विषम चक्रीय। वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन उसमें जो है वो दूसरे यौगिक आएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ थायोफीन का। थायोफीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, यहाँ S लगेगा और ये जो है यहाँ बीच में यहाँ डबल बॉन्डिंग इसकी रहती है और यहाँ रहेगा CH 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 CH। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो थायोफीन का है, जो कि किस में आ गया? विषम चक्रीय में। समचक्रीय के अंदर दो कैटेगरीज होती है, एक होती है एरोमेटिक और दूसरी होती है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में मैंने आपको बताया अभी कि जिसमें एरोमा रहता है। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल आपको बता सकती हूँ, बेंजीन। या तो हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में ऐसा बना सकते हैं या बेंजीन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। एक यहाँ बॉन्डिंग रहेगी, इसको छोड़ेंगे, यहाँ डबल बॉन्डिंग रहेगी, यहाँ सिंगल रहेगी और यहाँ डबल बॉन्डिंग। चूंकि ये बार बार ये जो है शफलिंग होती है इन बॉन्डिंग का, बार बार ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो चेंज होता रहता है। इसकी जो ये मतलब ये ऐसा और ये ऐसा भी बन सकता है। जैसे यहाँ डबल बॉन्डिंग लगाया मैंने तो ये इधर आ जाएगा, इधर, इसको छोड़ा इधर, इसको छोड़ा इधर, ये दोनों चेंज होता है आपस में। इस कारण से हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन को इजीली बता सकते हैं, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे कि साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन फॉर एग्जांपल, साइक्लोपेंटेन में क्या होगा? पेंटेन बोल रही हूँ, मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। तो इसमें क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन में? इस प्रकार से ये यहाँ सब में CH 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 और CH रहेगा। और चूंकि हमको वैलेंसी पुटअप करना है तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन और लगा देंगे सब में। तो 4 वैलेंसी पुटअप करना है कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इस प्रकार से कार्बन की चतुःसह संयोजकता या टेट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो फिलअप होती है। तो यहाँ तक जो था ये हमारा परिचय या वर्गीकरण हुआ कि कार्बनिक रसायन में किस प्रकार से कंपाउंड्स जो हैं वो वर्गीकृत होते हैं। एक बार फिर से, एलिफैटिक या ओपन चेन, साइक्लिक या क्लोज्ड, इसमें 2 कैटेगरीज होती है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक और विषम चक्रीय एक दूसरा। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्गीकरण यहाँ पे खत्म हुआ। आइए अब हम एक छोटा सा परिचय बताएंगे, एक इंट्रोडक्शन जो आपने क्लास 9th में हल्का सा और 12th वाले 10th में भी पढ़े हैं और 10th वालों के लिए नया टॉपिक है ये कि समूह मूलक या इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रुप और रेडिकल। अब ये मूलक और समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह वो समूह होता है जो इस यौगिक में क्रियाशील रहे, जिसके कारण उस यौगिक का जो गुण है वो पूरी की पूरी तरीके से उसमें आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड, तो एक समूह हुआ, डबल बॉन्डिंग जिसमें रहती है उसको हम कहते हैं एल्कीन। ट्रिपल बॉन्डिंग वाले को कहा जाता है एल्काइन। हैलोजन, एक्स मतलब कोई भी हैलोजन, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हैलो ग्रुप रहेगा, वो हैलाइड्स बनाएंगे। OH अल्कोहल, O है, दोनों तरफ बॉन्डिंग है, ये कीटो ईथर रहेगा। CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन के लिए रहेगा। COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए रहेगा। COOR एस्टर ग्रुप है। NH2 ये रहेगा अमीनो ग्रुप। CONH2 अमाइड ग्रुप। NO2 नाइट्रो ग्रुप। CN साइनाइड और NC जो रहेगा वो आइसोसाइनाइड रहेगा। ये इतने जो थे हमारे ये समूह हैं या मूलक हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक थोड़ा सा आपको और बता दूं फिर से कि जो सजातीय श्रेणी आती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, सजातीय श्रेणी वो जिसमें एक ही तरीके के जो मेंबर्स हैं वो रहते हैं, जैसे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन।
इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम कि जो अल्कीन है वो एक सजातीय श्रेणी है, अल्कीन है वो दूसरी है और अल्काइन जो है वो तीसरी है। इनमें क्या अंतर है? अल्कीन वो यौगिक जिसमें कि सिंगल बॉन्डिंग रहती है, एकल बंध रहेगा, डबल बॉन्डिंग या द्विबंध वाले ग्रुप रहेंगे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्डिंग या त्रिबंध वाले रहेंगे अल्काइन। इसमें एक जनरल फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है सामान्य सूत्र जिसको कहते हैं CnH2n+2, इसका रहेगा CnH2n-2 और ये रहेगा CnH2n। फॉर एग्जाम्पल अब ये फॉर्मूले में हम कैसे हम देखेंगे कि हमको यौगिक मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्केन है, अगर मैंने n मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन परमाणु हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने C बराबर 2 ले लिया, सॉरी अगर कार्बन 2 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, C2H2 गुणित यहाँ n मतलब 2 प्लस 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा C2H4+2 मीन्स C2H6। मतलब हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है, पहला तो होता है मेथेन CH4 और दूसरा जो हमारा कार्बन नंबर 2 की रहेगा कंपाउंड वो होगा एथेन C2H6। उसी प्रकार एल्कीन में कार्बन संख्या अगर हम 2 लेते हैं तो n बराबर कितना हो गया 2, C2H2 गुणित 2 ये हो जाएगा आपका 4, C2H4। इसी प्रकार यहाँ लेंगे C2H2 ये इंटू 2 हो जाएगा, हो गया 4 माइनस 2 मतलब C2H2। तो ये हो गया इथीन और ये हो गया इथाइन। अब आप यहाँ देख रहे हैं सब में, इसको मैंने बोला मेथेन, यहाँ हो गया ये इथेन। इसमें फर्स्ट जो है वो पहला जो मेंबर है वो इथीन रहेगा और इसमें रहेगा इथाइन। अब ये जो नाम आ रहा है मेथ या एथ, ये कैसे आते हैं नाम? तो इनकी जो नामकरण होता है, इनका ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है वो है, हमारा जो नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं हम ये IUPAC इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं ये पूरी दुनिया में इसी को इस नाम से लोग जानते हैं। वो इसलिए कि अगर किसी कंपाउंड का नामकरण या नॉमेनक्लेचर रखा जाता है तो वो जो नाम है वो पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है, मानक, उसको एक मानक मान लिया गया और सारी दुनिया में वो उसी नाम से प्रचलित रहता है। और ये IUPAC जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है। अगेन एक बार बता दूँ, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल कार्बन अगर संख्या 1 है तो हो गया मेथ, अगर 2 है तो हो गया एथ, अगर 3 है तो हम बोलेंगे उसको प्रॉप। तो अगर एल्केन रहेगा तो प्रोपेन, अल्कीन रहेगा तो प्रोपीन और अल्काइन रहेगा तो प्रोपाइन। नंबर 4 अगर है तो ये हो जाएगा ब्यूट, नंबर 5 है पेंट, नंबर 6 हेग्स, नंबर 7 हेप्ट, नंबर 8 ऑक्ट, नंबर 9 नैनो, नंबर 10 डेक, नॉन डेक। तो ये कार्बन की संख्या के आधार पर उनका नामकरण होता है और इसी प्रकार से उसका मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑप्ट, नॉन और डेक नाम रखा जाता है। तो अगर एकल बंध है तो मेथेन, और अगर इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अगर डबल है तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो अभी तक का ये हमारा जो था ये हमारा ख़त्म हुआ आज पे कि हमने इसको नॉमेनक्लेचर आपको बताया थोड़ा सा कि कैसे नामकरण करते हैं। IUPAC सिस्टम अभी नहीं है। और उसके बाद हमने ये बताया हाइड्रोकार्बन्स की क्या क्या गुण हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका आइसोमेरिज्म देखेंगे, आइसोमेरिज्म क्या है और इसमें आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।